everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है पार्ट 18 BFHS स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आज हमारा पेपर जो है फिनिश हो जाएगा। जिसने पूरा पेपर डिटेल में नहीं देखा तो वो मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकता है। 2-3 वीडियोस ही हैं इस पेपर की, और बाकी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं पार्ट फॉर दैट, रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। और अगर आप मेरे से ये BFHS की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि अब तो 1 मंथ ही रह चुका है, तो आप मेरे से PDF बाय कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 500 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज सिस्टम वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। उसमें मैंने आंसर्स विद रैशनल्स लिखे हैं। रैशनल इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि आप इजीली से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि वो आप मेरे से बाय कर सकते हो 199 रुपीज़ में ओनली। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको गोल्डन पॉइंटर्स बताऊं, गोल्डन टॉपिक्स बताऊं BFHS के, तो आप मेरे से वो भी बाय कर सकते हो, जिसमें आप मेरे से रोज़ मेरी पर्सनल असिस्टेंस के अंडर अपने टॉपिक्स कर सकते हो, मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो, और MCQs ले सकते हो उसके साथ। तो वो है 299। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि आपकी तैयारी द बेस्ट हो। बिकॉज काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज आई हैं और इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले हमारे क्वेश्चन के साथ। कल हम 85 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कॉज ऑफ डायरियल डिसीज इन चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चाइल्डहुड में डायरियल डिसीजेस होती हैं उनका कॉजेज़ क्या होता है? एंट्रोटॉक्सिजेनिक इस्ट्रेलिक कोलाई, सैल्मोनीला, रोटावायरस, कैम्पिलोबैक्टर जेजिनियू। सो आपने देखा है कि जो चाइल्डहुड में अब तो रोटावायरस जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड भी कर दिया है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायरियल डिजीज़ का चाइल्डहुड में, दैट इज़ ड्यू टू द रोटावायरस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट जर्नली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं या फिर कोई ऑपरेट होता है पेशेंट पे इन्वेजिव, तो हम उससे कंसेंट साइन कराते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती? डायग्नोज एंटिसिपेटेड चार्ज फॉर ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट, significant risks and benefits of the recommended treatment plan। सो इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो नहीं होती? उसमें कभी भी चार्जेस नहीं लिखे होते ट्रीटमेंट के, उसमें डायग्नोज लिखा होता है, ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट भी लिखे होते हैं, और उसमें रिस्क फैक्टर्स भी लिखे होते हैं। कंसेंट साइन कराते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कहा जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रोल बिफोर द सर्जरी, ठीक है, तो इट इज़ कंसेंट। कभी भी अगर आपको ऑप्शन में कंसेंट दिखता है, आंखें बंद करके कंसेंट को टिक करो, बिकॉज ये कंसेंट लेना नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वहाँ पे लिखा हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो और वहाँ पे लिखा हो फिजिशियन की, तो हमने किसको टिक करना है? फिजिशियन की। बट अगर नर्स के केस में कंसेंट लिखा आ रहा है तो तुमने कंसेंट पे टिक करना है, बट लिखा है किसने लेना होता है, दैट इज फिजिशियन। ठीक है, डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट हु इज ग्रेविडा 4 para 2 admitted to a labor room and delivery unit. A nurse perform a vaginal examination and determines that the client's cervix is 6 centimeter dilated, 75% efficient and +1 station. Based on the nurse assessment in which stage of labor it is. तो क्या है? ग्रेविडा 4 है, para 2 है पेशेंट का, और वो डिलीवरी यूनिट में बैठी है, उसकी लेबर स्टार्ट होने वाली है। PV करते टाइम उसका जो सर्विक्स है वो 6 सेंटीमीटर खुल चुका है, और जो उसका एफिशिएंसी है वो 75% है, और +1 स्टेशन पे बेबी जो है आगे आ चुका है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? मैंने बोला भी आपको कल के, मेरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, दैट इज स्टेजेस ऑफ द लेबर। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज, जिसमें एक्टिव फेज स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको करा रखा है लैट, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। उसमें जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव फेजेस में क्यों मैंने बोला है। +1 स्टेशन भी है, 6 सेंटीमीटर सर्विक्स भी खुल गया है, और जो 4 और सेकेंड ग्रेविडा है वो भी आपने देख लिया है। फर्स्ट स्टेज हमने क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही क्या होता है,
पेन स्टार्ट होती है लेबर की और पूरा सर्विक्स ओपन होता है, इसलिए स्टेज फर्स्ट ही आएगी, बट उसका फेज़ कौन सा आएगा ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। लैट करके हमने इसको याद किया था, जिन्होंने देख रखा है उनको पता होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट डायग्नोज विद एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, विच असेसमेंट डाटा सपोर्ट दिस डायग्नोज। तो एक पेशेंट को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो उसकी कौन सी असेसमेंट इस डायग्नोज को सपोर्ट करेगी? एक्सेसिव एनर्जी एंड हाई प्लेटलेट काउंट, सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड लार्ज एंड पॉजिटिव एसिड, फास्ट बेसिलाइज, लीवर एंड इन्फेक्शन, फीवर एंड इन्फेक्शन, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो फीवर एंड इन्फेक्शन जो है इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि माइलॉइड लिम्फ ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिससे उसको फीवर एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो ये डायग्नोज को पक्का कर दिया जाता है कि यही डायग्नोज है। द नर्स इज असेसिंग एन 8-month-old इन्फेंट विद द माल फंक्शनिंग वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट। तो एक पेशेंट के बच्चे के 8 मंथ के वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट पड़ा है और उसकी माल फंक्शनिंग हो गई है, तो इसमें से कौन सी मैनिफेस्टेशन है इन्फेंट टू बी लाइकली एग्जिबिट? तो इसमें से क्या चीज़ वो शो करेगा? डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, लेथार्जिक, इरिटेबिलिटी या फिर नेगेटिव मोरो। तो वो जो जिसकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लगेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थका हुआ देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, बिकॉज जब उसको लगेगा उसका जो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट है माल फॉर्म हो जाएगा, तो ब्रेन जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, वो किसी भी चीज़ में इफेक्टिवली एक्टिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। और हमें कभी भी डिप्रेस्ड फॉन्टेनल नहीं दिखेगा माल फंक्शनिंग में, हमेशा हमें बल्ज आउट फॉन्टेनल दिखेगा, ठीक है। इरिटेबिलिटी नहीं दिखेगी, इरिटेबिलिटी हमेशा इन्फेक्शन में दिखने को मिलती है, जब कभी मैनिंजाइटिस एंसेफ्लाइटिस हो जाता है। नेगेटिव मोरो हमें कोई भी कंजनाइटल एब्नॉर्मलिटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्जाइटी इज अ सिम्टम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो एंग्जाइटी एक कंडीशन है, एक सिम्टम है जो कि किसी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो इनमें से आपको वो सारी टिक करनी है जो हो सकती हैं। ऑप्शंस में है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायवर्टिकुलिज्म या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। सो देखो, अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, अगर किसी को COPD है, तो उसको एंग्जाइटी देखने को मिलती है, बिकॉज पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उससे सांस ही नहीं ली जाती, इसलिए वो हर टाइम एंग्जाइटी में रहता है, ठीक है। दूसरा, हमें उस जो पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिलता है? हाइपरथायराइडिज्म। आपने हाइपरथायराइडिज्म अगर पढ़ा है तो उसमें आप देख सकते हो कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता है, बिकॉज उसको हार्ट पैल्पिटेशन देखने को भी, हार्ट बीट की पैल्पिटेशंस देखने को भी मिलती हैं। पेशेंट को अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म वाला है उसमें भी एंग्जाइटी देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन में भी नहीं देखने को मिलती, वर्टिकुलाइटिस में भी नहीं देखने को मिलती। हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को भी जो है एंग्जाइटी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे मैम क्या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एंग्जाइटी देखने को नहीं मिलती? उसमें एंग्जाइटी देखने को नहीं मिलती, उसमें क्या देखने को मिलती है? कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी, ठीक है, उसमें एंग्जाइटी देखने को नहीं मिलती, दैट इज कन्फ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी। सो हमारा ऑप्शन जो सही हुआ ABE, ठीक है, 91 का B पार्ट जो होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन वुड बी मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ऑप्शन देख लीजिए, एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जोलिटिक, मूड स्टेबलाइजर, न्यूरोलेप्टिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सी मेडिकेशन इसमें से है जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुमेन इज सीन इन अ क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ एमेनोरिया। एक वुमेन आई है, उसको अमेनोरिया की कंप्लेन कर रही है। फेटीग है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड नोजिया फील हो रहा है। शीज़, उसकी जो लास्ट LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया था उसे 7 वीक्स अगो आया था, एंड हर मेंसेस हैव बीन नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1 एपिसोड। Following a spontaneous abortion at 8th week of gestation, she stated she has a 5-year-old and 3-year-old twin girl at home, which would accurately describe this woman if she is pregnant now. तो हमने इसका क्या निकालना है कि इस टाइम ये कितना ग्रेविड और कितना पैरा में है,
सो देखो क्या है उसके 7 वीक्स लास्ट उसकी LMP थी, ठीक है पहले। और जो उसका अभी थोड़े टाइम पहले ही एक एपिसोड हुआ है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, दैट इज़ 8th वीक में। तो 2 हो गए। और उसका एक 5 ईयर का बेबी भी है और एक 3 ईयर की लड़की भी है। तो एक तो अभी प्रेग्नेंट है, एक अबॉर्शन हुआ है, एक 5 ईयर्स का बॉय है, एक ट्विन गर्ल है 3 ईयर्स की। तो इतना तो पता चल गया कि जो उसका ग्रेविडा है वो कितना है हमारा 4। अब पैरा क्या होता है, पैरिटी रेट क्या होता है, कितने बच्चे इस टाइम लाइव हैं, ठीक है, जो डिलीवर हो चुके हैं। तो उसके कितने बच्चे लाइव हैं, एक 5 ईयर्स का, एक 3 ईयर्स की। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक हुआ दैट इज ग्रेविडा 4 पैरा 2, ठीक है। पैरिटी मतलब जो डिलीवरी के बाद लिव लाइफ अपनी इस टाइम सर्वाइव कर रहे हैं उसको बोला जाएगा। ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ टाइम्स शी गेट प्रेग्नेंट, जितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विट इज़ अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल असेसमेंट में करेक्ट स्टेप्स कौन से होते हैं, प्रिकॉशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन या फिर ऑस्कल्टेशन। तो जब भी हम कभी भी एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो वो हमेशा अलग होती है फिज़िकल असेसमेंट में। उसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, देन प्रिकॉशन करते हैं। बिकॉज क्यों नहीं हम पाल्पेशन पहले करते और ऑस्कल्टेशन प्रिकॉशन पहले करते, ऑस्कल्टेशन बाद में नहीं करते? बिकॉज अगर तुम अब्डोमेन में प्रिकॉशन पहले कर दोगे और पाल्पेशन पहले कर दोगे तो वो जो बावल साउंड है वो ऑल्टर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पहले ऑस्कल्टेशन करके स्टेथोस्कोप से बावल साउंड सुननी होती है, ठीक है। तो ऑलवेज डू पहले इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, देन हम प्रिकॉशन करेंगे, देन पाल्पेशन। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दैट इज CDAB। क्या होगा, CDAB, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनी ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन फीडिंग एन अनडाइजेस्टेड फूड विदाउट हार्मिंग द होस्ट आर कॉल्ड। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया लिव करता है, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को हार्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेक्टर, कॉमेंसल्स या फिर सिम्बॉइड्स या फिर पैरासाइट्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सेल्स, ठीक है, सेल्स। नेक्स्ट है, वाइल एम्बुलेटिंग इन अ हॉलवे बाय द नर्स द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो एक क्लाइंट को एम्बुलेट कराते हुए एक पेशेंट वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन का कंप्लेंट करता है कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, तो कौन कौन सी इंटरवेंशंस जो है नर्स इम्प्लाई करेगी, तो वो सारी हमें सिलेक्ट करनी है। तो मायोकार्डियल वाले पेशेंट को पेन हो रहा है, तो आप देखो कौन कौन सी करोगे, प्लेस द क्लाइंट ऑन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरिन 0.4 mg sublingual stat, ask the ward secretary to call the healthcare provider for orders, have the client walk back to the room, take the client vitals sign। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो है पेशेंट मायोकार्डियल किसका है, इन्फाक्शन वाला है। उसके बाद हम उसको नाइट्रोग्लिसरिन दे देंगे सबलिंगुअली, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले को एंजाइना जैसी ही पेन होती है, पर उसको क्या कहते हैं, हम मॉर्फिन भी देते हैं, बट उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए नाइट्रोग्लिसरिन दे रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोग्लिसरिन भी उसकी सबसाइड कर सकती है चेस्ट पेन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा, उसके हम उसी टाइम वाइटल साइंस लेंगे, ठीक है। उसके बाद है, अभी तो नर्स ये करेगी, उसमें लिखा नहीं है कि वो डॉक्टर के साथ भी क्या करेगी। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही है, ABE, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्स इज असेसिंग द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट इन अ लेबर एट द पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, विच आर द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड नर्स। तो सी, तो एक क्लाइंट है, उसको कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन एकदम तेज़ होती है पीक पे, उस टाइम वो वाइटल साइन ले रही है, तो कौन सी एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलेगी, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, हाइपरटेंशन, डिक्रीज पल्स रेट, हाइपरथर्मिया। तो हमें उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, जब क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस की पीक टाइम होता है तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है और हाइपरटेंसिव होता है पेशेंट। Next है, the nurse is caring for a client with deep vein thrombosis, which of the following symptoms would require the nurse immediate attention। तो एक नर्स है वो केयर कर रही है DVT वाले पेशेंट की, तो कौन सा सिम्टम जो पेशेंट शो करेगा जो नर्स को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, टेम्परेचर 0.4 0.2 डिग्री,
102 डिग्री फ़ारेनहीट, ब्लड प्रेशर 90/50, रेस्पिरेटरी 32, पल्स रेट 98 बीट्स पर मिनट। तो अगर उसकी रेस्पिरेशन वो टैकीकार्डिया में जा रहा है, मोर देन 30 बीट्स पर मिनट, ब्रेथ पर मिनट सॉरी, तो इट मीन्स उसका जो डीवीटी है, जो उसका थ्रोम्बस है, वो मूव कर रहा है, जिससे पेशेंट को मे बी वो थ्रोम्बस कहाँ चले गया है, पल्मोनरी एरिया में, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो टैकीकार्डिया में जा रहा है। नेक्स्ट है विच साइन बेस्ट इंडिकेट इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर इन द इन्फेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अपाई। तो इसमें से कौन से साइन इंडिकेट करेंगे कि आईसीपी इंक्रीज है इन्फेंट में? स्लीपिंग मोर देन यूजुअल, इंक्रीज एपेटाइट, हाई पिच्ड क्राई, कंप्लेंट ऑफ ब्लड विजन, सनकन, एंटीरियर फॉन्टेनल। सो देखो दो ही चीज़ें इसमें जो है वो सही है, दैट इज स्लीपिंग मोर देन यूजुअल और क्या है, संकन एंटीरियर फॉन्टेनल। ये दो चीज़ें ही देखने को जो है हमारे पेशेंट में मिलेंगी। सॉरी, संकन एंटीरियर फॉन्टेनली, बल्ज आउट एंटीरियर फॉन्टेनल देखने को मिलता है, स्लीपिंग मोर देन यूजुअल और हाई पिच्ड क्राई जो है हमें देखने को मिलती है। ये संकन नहीं देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट आज हमारा पेपर फिनिश है। द पोस्ट मेंस्ट्रुअल क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर इज प्लेस्ड ऑन एरोमेटेज इनहिबिटर एनेस्ट्रोजोल एरिमिडेक्स, विच डाटा इंडिकेट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव। तो कैंसर की ये एक ड्रग है, तो इसकी इंडिकेशन कैसे मिलेगी कि ये ड्रग जो है इफेक्टिव है? द क्लाइंट्स डीएनए प्लॉइड टेस्ट शोज डिप्लॉइड सेल्स, द क्लाइंट इज एबल टू डिस्कस आर फीलिंग ओपनली, द क्लाइंट रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव बॉडी इमेज, द क्लाइंट्स बोन एंड लंग स्कैन्स आर नेगेटिव। सो जब क्लाइंट्स की जो रिपोर्ट्स है बॉडी इमेज की वो पॉजिटिव आएंगी, तो देखने को मिलेगा कि जो ये ड्रग है वो वर्क कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आज हमारा पेपर ख़त्म हो गया है, कल से मैं एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। और अगर PDF चाहिए और मेरी असेसमेंट के लिए आप चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शो कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क।